सो वेलकम क्लास, मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक वॉर की। कर्नाटक वॉर में हमारे तीन फेजेस रहते हैं, कर्नाटक वॉर फर्स्ट, कर्नाटक वॉर सेकंड और कर्नाटक वॉर थर्ड। इन तीनों के रीजंस क्या थे, कोर्स ऑफ एक्शंस क्या थे, कोर्स ऑफ वॉर क्या था एंड इफेक्ट ऑफ वॉर क्या था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो हमारा पढ़ने का सिलसिला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब तक हमने जब मुगल्स पढ़े थे तो मुगल्स में आके उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, कर्नाटक वॉर हुआ, मैसूर वॉर हुआ, ये सारे वॉर्स पढ़ेंगे। रीज़न बिहाइंड दैट कि इनके टाइम पीरियड पे कुछ मेजर पॉलिसी चेंज नहीं थे। ये सारे जो स्टेट्स की हम बात करने वाले हैं, ये सब खुद को स्टेबलाइज करने के लिए दौड़ रहे थे, खुद की सुरक्षा के लिए दौड़ रहे थे। ठीक है, भागम भाग मची थी, यानी पीस कहीं थी नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से हम कोई बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जहाँ भी छोटा मोटा अपडेट्स मिलेगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, और एक और रीज़न था कि इनके बाद मुगल्स डिक्लाइन हो चुके हैं, नया फेज जो शुरू होने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का फेज शुरू होने वाला है। तो मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब से उनकी ऑटोनॉमी छीनी जाएगी। जाहिर सी बात है, उन सब पर कब्जा किया जाएगा, और कब्जा ऐसे तो होता नहीं है, उसके लिए तो वॉर करना पड़ता है ना। तो बस वही सिलसिला यहाँ पे चलेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, दैट इज कर्नाटक वॉर। कर्नाटक वॉर पे जाने से पहले कुछ कर्नाटक के बारे में बता दिया जाए। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हैदराबाद मुगल्स के अंडर काम करता था, बंगाल मुगल के अंडर काम करता था, अवध मुगल के अंडर काम करता था। इसी तरह, और हालांकि काम अंडर मुगल करते थे, काम अपने मन का ही करते थे। अंडर मुगल अपना मन के काम करते थे, यानी राजा इन्होंने, एम्परर इन्होंने मुगल्स को मान रखा था, बाकी सेमी ऑटोनोमस ये खुद थे, अपनी मर्जी से सारे काम करते थे। किससे वॉर करना है, किससे पीस करना है, ये सब कुछ डिसाइड कर सकते थे। लेकिन बस एक नाम के तौर पर, एक नजराने के तौर पर इन्होंने एम्परर मान रखा था मुगल्स को। सेम तरीके से कर्नाटक का भी यही हाल था। अब साउथ में हैदराबाद एक बड़ी सीट थी। हैदराबाद एक पावरफुल पावर सेंटर था, एक तरीके से कह सकते हो। किसका? पूरे साउथ को कंट्रोल करने के लिए, जिसका हैदराबाद को बनाया किसने था? निज़ाम उल मुल्क ने। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। हैदराबाद में से ही ये कार्व आउट होता है। कर्नाटक धीमे धीमे एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट बनता चला जाता है हैदराबाद में से। जैसे हैदराबाद बना था मुगल से, दिल्ली सल्तनत से बना था, उसी तरीके से ये कर्नाटक भी हैदराबाद से अलग होता चला जाता है। तो ये भी एक तरीके से राजा किसको मानता था? मुगल्स को मानता था, और सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स बन गया था। किसने बनाया था? सादतुल्ला खान। सादत उल्लाह खान। ठीक है, इसके द्वारा ये बनाया गया था। इसके मरने के बाद, इसने मरने से पहले ही अपना एक उत्तराधिकारी कह सकते हो, हाँ उत्तराधिकारी को, ठीक है, सक्सेसर, अपना एक सक्सेसर अपॉइंट कर दिया, जिसका नाम था दोस्त अली। दोस्त अली, ये इसका नेफ्यू हुआ करता था। नेफ्यू यानी भतीजा। ठीक है, सो ये इसका नेफ्यू हुआ करता था। तो सादत उल्ला खान, जिसने ऑटोनोमस स्टेट कार्व आउट किया कर्नाटक, उसने बिना प्रायर परमिशन लिए, बिना मुगल्स की परमिशन लिए, बिना हैदराबाद से पूछे अपना एक उत्तराधिकारी बना दिया, दोस्त अली, जो कि ये सिग्नल था कि सादतुल्ला खान इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, कर्नाटक इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसे किसी की तरफ परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोस्त अली तक तो रूल बहुत ठीक ठीक चलता रहा, कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। दोस्त अली के बाद यहाँ पर सिविल वॉर शुरू होता है। ठीक है, हालांकि इमीडिएट शुरू नहीं होता है, आगे चलकर शुरू होता है दोस्त अली के बाद। ठीक है, दोस्त अली के टाइम पर दोस्त अली के बाद जो नवाब बनते हैं वो बनते हैं अनवरुद्दीन। दोस्त अली के बाद नवाब कौन बनता है?
अनवरुद्दीन। दोस्त अली के बाद नवाब कौन बनता है? अनवरुद्दीन। ठीक, अब एक चीज़ समझो बच्चे, इनके आपस के रूल में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक ठीक सबका चल रहा था। समस्या कहाँ आती है? जब अनवरुद्दीन यानी कर्नाटक में दो फॉरेन कंपनीज इस्टेब्लिश होती हैं, एक तो फ्रांस और ब्रिटेन, तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। फ्रेंच और ब्रिटिश ये दोनों कंपनी यहाँ स्टेशन होती हैं और दोनों ही अपने अपने आप को बेस्ट साबित करने पर लग जाती हैं ट्रेडिंग में और सब चीज़ों में। ठीक, अब देखो क्या है कि इनकी जो राइवलरी है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की, ये सिर्फ इंडिया में नहीं थी, मेन राइवलरी इनकी चल रही थी यूरोप में। ठीक, मेन राइवलरी कहाँ चल रही थी? यूरोप में। यूरोप में इनमें वॉर शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। कहाँ लड़ाई शुरू हुई है? यूरोप में। कहाँ शुरू हुई है? यूरोप में। अब कहोगे सर इसका हमसे क्या लेना देना, कर्नाटक से क्या लेना देना? हाँ, जब यूरोप में वॉर शुरू हो गया, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर शुरू हो गया बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, तो जो यहाँ पर कंपनी काम कर रही थी, जहाँ यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच लोग काम कर रहे थे, ठीक है, उनमें भी आपस में एनोनिमिटी बढ़ जाती है, आपस में एक दूसरे को राइवलरी के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं और उम्मीद ये होती है कभी भी फ्रेंच वाले ब्रिटिशर्स का शिप डुबा देते हैं और ब्रिटिशर्स फ्रेंच का शिप डुबा देते हैं। ठीक है, कर्नाटक के नवाब को कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है किसी की, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, होता क्या है, फ्रेंच का एक वो था चर्च जिसे बोलते हैं सेंट थॉमस, सेंट थोम। अच्छा, सेंट थोम पर बाद में आते हैं, पहले आप इतना समझो। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? फ्रेंच का एक शिप डुबा देते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? फ्रेंच का एक शिप डुबा देते हैं। ठीक है, फ्रेंच क्या करते हैं? इनका एक शिप डुबा देते हैं। किसका? ब्रिटिश क्या करते हैं? फ्रेंच का एक शिप डुबा देते हैं। बदले में फ्रेंच क्या करती है? फ्रेंच एक एरिया जिस पर ब्रिटिशर्स कब्जा किए हुए थे, है ना, मद्रास, तो मद्रास में जहाँ जहाँ इनके ब्रिटिशर्स के फैक्ट्रीज थी उन सबको सीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो फ्रेंच सीज रिटेलिएट बाय सीजिंग मद्रास, बाय सीजिंग मद्रास। ठीक है, बाय सीजिंग मद्रास। चेंज द कलर, 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 चेंज द कलर। ठीक है, अब देखो क्या है कि राज्य किसका है? कर्नाटक का। लड़ कौन रहे हैं? ब्रिटिशर्स और फ्रांस आपस में। राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लड़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? फ्रेंच का शिप डुबा देते हैं, बदले में फ्रेंच रिटेलिएट करते हैं तो मद्रास को सीज कर देते हैं। क्या करते हैं? मद्रास को सीज कर देते हैं।
और इन दोनों के बीच में ये ऐसी लड़ाइयाँ चल रही थी। कुछ समय बाद, ठीक है, अच्छा फ्रेंच में मैंने कहा था यूरोप में लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच में, दो बन जाते हैं ग्रुप, यूरोप में ग्रुप बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं अलायंसेस। किस किस के बीच में यूरोप में लड़ाई चल रही है? ध्यान रखना, सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन नहीं लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहे हैं? एक साइड में है प्रशिया, एक साइड में है स्पेन, मतलब एक ही टीम में है फ्रांस, स्पेन, प्रशिया, स्वीडन। ये हो गई एक पार्टी, ठीक है। वॉर चल रहा है किसके बीच में? सेकंड पार्टी यानी इंग्लिश, यानी ब्रिटिशर्स। ठीक है, और रशिया, डच, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। ये इंडिया में भी लड़ रहे हैं। इंडिया में कुछ खास हो नहीं पाता, लेकिन उससे पहले ब्रिटेन में यानी यूरोप में अपना वॉर शांत हो जाता है और एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चापल। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चापल। इसको सही से लिखें, मज़ा नहीं आया ना। ठीक है, एक्स, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चापल, ये कहाँ साइन होती है? ये साइन होती है यूरोप में। अब आप कहोगे सर ब्रिटेन में इंडिया में तो कुछ हुआ ही नहीं है। इंडिया में तो उन्होंने एक का शिप डुबाया, एक ने उसकी फैक्ट्री सीज की। इंडिया में फिर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो डिस्कशन करने का कारण ये है बच्चे कि जब हाँ हाँ देखो, जब ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच का शिप डुबाया, है ना, फ्रेंच जब ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच का शिप डुबाया तो फ्रेंच ने रिटेलिएट किया बाय सीजिंग मद्रास। और जब मद्रास किसके अंडर है? देखो शिप तो एक कंपनी का है, लेकिन मद्रास किसका है? मद्रास है कर्नाटक का। तो जब फ्रेंच ने फ्रेंच ने मद्रास को सीज किया तो उसके रिटेलिएशन में ब्रिटिशर्स विद नवाब ऑफ कर्नाटक, और नवाब ऑफ कर्नाटक बोल किसे बोलेंगे हम? उस समय कौन था? उस समय था अनवरुद्दीन। कौन था? अनवरुद्दीन। ठीक है, ध्यान रखना, दोबारा से स्टोरी है, समझ लो कि जब ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच का शिप डुबाया तो बदले में फ्रेंच ने रिटेलिएट किया बाय सीजिंग मद्रास। अब क्योंकि मद्रास सिर्फ ब्रिटिशर्स का नहीं था, वो था नवाब ऑफ कर्नाटक यानी अनवरुद्दीन का भी। तो ब्रिटिशर्स भागे भागे गए और बोले कि देखो सर ऐसा है कि आपके होते हुए आपके राज्य पर किसी और ने कब्जा कर लिया, आपके मद्रास को किसी और ने सीज कर लिया, ये कैसे पॉसिबल है? तो अनवरुद्दीन को लगा यार बात तो सही है, मालिक तो मैं हूँ, कोई और कैसे सीज कर सकता है? तो यहाँ पर एक अलायंस होती है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड अनवरुद्दीन। ये दोनों जाकर लड़ते हैं फ्रेंच से, ठीक है, फ्रेंच से जाकर लड़ते हैं। और बच्चे होता क्या है, फ्रेंच बहुत
कम आर्मी होते हुए और नवाब की आर्मी बहुत ज़्यादा आर्मी होते हुए भी फ्रेंच जीत जाते हैं। ठीक है, ये जीत जाते हैं। इस वॉर को बोला जाता है कर्नाटिक वॉर फर्स्ट, दैट इज नोन एज कर्नाटिक वॉर फर्स्ट। ठीक है, ये कब होता है? 1748 में। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, हाँ फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, ये चलती है 1740 से। कब से चलती है? 1740 से। और कब जाके ख़त्म होता है ये पूरा सिलसिला? 1748 तक। तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है ये चलती है 1740 से लेकर 1748 के बीच में। ब्रिटिशर्स और नवाब अनवरुद्दीन बड़ी आर्मी होते हुए भी हार जाते हैं। फ्रेंच अपनी कंट्रोल्ड और मॉडर्नाइज आर्मी की वजह से, कम पर्सनल्स होने की वजह से, कम लोग होने के कारण होते हुए भी जीत जाते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट वाज द कर्नाटिक फर्स्ट, दैट वाज द कर्नाटिक फर्स्ट। अब बच्चे होता क्या है कि जब ये जीत जाते हैं और फ्रेंच मद्रास को कंट्रोल करके रखते हैं, अब अनवरुद्दीन तो नहीं छुड़ा पा रहे, अनवरुद्दीन के बस में तो कुछ रहा नहीं। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल यूरोप में साइन होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जिस युद्ध से पहले जिसके पास जो था उसे वो वापस लौटा दिया जाए। यानी युद्ध से पहले मद्रास था ब्रिटिशर्स के पास, तो इस ट्रीटी की वजह से, ध्यान रखना, इस ट्रीटी की वजह से जो मद्रास है वो दोबारा से ब्रिटिशर्स को लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो MADRAS मद्रास एंड अदर थिंग्स जो भी उस दौरान कैप्चर की गई हों, रीस्टोर टू ब्रिटिशर्स। रीस्टोर टू ब्रिटिशर्स, सेम फॉर ब्रिटिशर्स। अगर ब्रिटिशर्स ने कुछ भी ऐसा है जो फ्रेंच का है वो अपने कैप्चर कर रखा है तो उसे भी वो रिटर्न करेंगे। तो दैट वाज द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में इतना ही है। यूरोप में जो भी रहा हो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, यूरोप में जो भी रहा हो उससे हमें लेना देना कोई है नहीं। ठीक है, तो अच्छा, इस वॉर का इम्पैक्ट क्या रहा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ठीक है किसने किसको मारा उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। इसका इम्पैक्ट ये रहा कि फ्रेंच की तरफ से जो इनका लीडर था, फ्रेंच का जो कमांडर था वो था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। ठीक है, फ्रेंच का लीडर था डुप्ले। क्योंकि डुप्ले ने ये देखा कि कम आर्मी होने के बावजूद वो जीत गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कर्नाटक के नवाब को कंप्लीटली हरा भी दे। तो डुप्ले के मन में ये ख्याल आया। ठीक है, उसने बोला कि यार हम जब इतने ही पावरफुल हैं तो हम सिर्फ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? वी कैन एडमिनिस्ट्रेट द लैंड, हम राज भी कर सकते हैं। ठीक है, राजाओं को मजबूर भी कर सकते हैं अपनी मनमानी करने के लिए। तो डुप्ले के मन में जब ये ख्याल आया तो डुप्ले ने एक पॉलिसी लेकर आया। ठीक है, एक पॉलिसी लेकर आया जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, एक तरीके से। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? सब्सिडरी अलायंस। हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं की, लेकिन हाँ डुप्ले को एक संभावना दिखाई दे गई कि भारत के नवाब, भारत के जो राजा हैं, दे आर नॉट दैट मच पावरफुल दैट दे सीम। जितने दिखाई देते हैं उतने पावरफुल हैं नहीं। ऑल्दो दे हैव द लार्ज आर्मी, बट देयर आर्मी इज नॉट organized, not well trained, not in discipline, and a small portion of well disciplined, well equipped army, well trained army can defeat the large number of soldiers. That was the outcome of Carnatic War first.
In from the next year, another war started between French and Britishers, but this time the war is not started uh, because of French and Britishers, but this time war started because of the civil war for the Nawabship of Karnataka. Why this happened? होता यह है बच्चे कि 1748 में जब ये वॉर ख़त्म हुआ था, सेम उसी टाइम पीरियड पर निज़ाम ऑफ हैदराबाद ख़त्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद आप वही समझिए जो निज़ामुल मुल्क थे, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है साहब, ठीक है। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद की कस्टडी में एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति को उन्होंने बंधक बना के रखा था जिसका नाम था चंदा साहेब। क्या नाम था? चंदा साहेब, ठीक। क्या नाम था? चंदा साहेब। अब ये चंदा साहेब कौन है? देखो, स्टार्टिंग मैंने आपसे बताया था कि जो दोस्त अली था, है ना, दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन राजा बनता है, लेकिन चंदा साहेब का रोल यहाँ पर यह आता है कि चंदा साहेब वॉज द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली। ये कौन था? दोस्त अली। सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली, ठीक। अब तुम एक चीज़ समझो, सॉरी एक चीज़ मैं आपसे गलत बोल गया, ठीक है। उस समय निज़ाम के कब्ज़े में नहीं था दोस्त अली, अच्छा चंदा साहेब, उस समय चंदा साहेब कब्ज़े में था मराठास के, ठीक है, मराठाओं के कब्ज़े में हुआ करता था चंदा साहेब, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से मेकअप कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। एक चीज़ आप दोबारा समझो, 1748 फर्स्ट कर्नाटक वॉर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यही वो टाइम पीरियड है जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद की डेथ हो गई। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, यहाँ पे लिख लेते हैं हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के क्या हो गए? निज़ाम की डेथ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर नया नवाब कौन बनेगा? कहाँ पर? हैदराबाद में। ध्यान रखना, हैदराबाद में नया नवाब कौन बनेगा, इसके लिए भी आपस में जंग शुरू हो जाती है। कैसे? यहाँ पर दो कंटेंडर होते हैं हैदराबाद में, दैट इज़ नसीर जंग, नसीर जंग। दूसरा कंटेंडर है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, ठीक। वहीं पर कर्नाटक की बात करें, अब देखो, क्योंकि कर्नाटक में तुमको ये देखने को मिला कि जो अनवरुद्दीन है, ठीक है, वो हार जाता है फ्रेंच से। हालांकि राजा अभी भी अनवरुद्दीन ही है, लेकिन हार जाता है फर्स्ट कर्नाटक वॉर में। साउथ में तीन प्लेयर हैं, देखो एक स्ट्रेटजी समझना, साउथ में तीन प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए लड़ते रहे, ठीक है। कौन कौन है एक बार मैं वो बता देता हूँ। एक ट्रायंगल बनता है इनका आपस में, एक तो है मराठा, हैदराबाद
कर्नाटक, आगे चल के कर्नाटक रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द मैसूर। ठीक, जब भी इन तीनों में से किसी को किसी की कमजोरी मिलती है वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल ये समझना कि इन्होंने देखा कि कर्नाटक में अनवरुद्दीन कमज़ोर पड़ गया है, दैट मीन्स दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट टर्मोइल। किसने देखा? मराठा ने। अब हैदराबाद वाले तो कुछ देख नहीं सकते क्योंकि इनका खुद का निज़ाम मर चुका है, तो ये खुद अपनी समस्या जूझ रहे हैं। मराठाज वर द स्ट्रॉन्ग, ये पावरफुल थे। इन्होंने कहा कि देखो एक कर्नाटक को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, तो इन्होंने एक व्यक्ति को छोड़ दिया जिसका नाम था चंदा साहिब, और चंदा साहिब दोस्त अली का सन इन लॉ था। ठीक है, दोस्त अली का क्या था? सन इन लॉ। और तुम बच्चे यहाँ पर ये देखो, कर्नाटक में दो पार्टी क्रिएट हो जाती हैं, एक तो अनवरुद्दीन की, क्योंकि जो इस समय रूल कर रहा था। ठीक है, और दूसरा अब इस गद्दी का वारिस खुद को साबित करने पर लगा था, खुद को प्रोजेक्ट कर रहा था, वो था दैट इज चंदा साहिब। ठीक है, चंदा साहिब। अब इन दोनों को समझना, और दोनों ही जगह पर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच अपना अपना गेम प्ले करते थे। अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स, और चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच। रीजन बिहाइंड कि फ्रेंच ने देखा कि हम यार आराम से अनवरुद्दीन और ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपना एक पपेट एस्टेब्लिश कर दिया जाए कर्नाटक पर, ताकि जो हम चाहें वो कर सकें। ठीक है, ताकि जो हम चाहें वो कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहब को, वही आजा तेरे को हम राजा बनवा देंगे। ब्रिटिशर्स बोल रहे थे अनवरुद्दीन सीट पे बैठे रहो, हम हैं और तुम ही राजा रहोगे। अब हैदराबाद में, अच्छा यहाँ पे कर्नाटक में सिविल वॉर शुरू हो गया, कर्नाटक में हैदराबाद में भी सिविल वॉर शुरू होता है बिटवीन नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। अभी नसीर जंग कौन था? ये सन ऑफ निज़ाम था, मतलब निज़ाम का बेटा, सन ऑफ निज़ाम। तो फिर मुजफ्फर जंग कौन था? ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ निज़ाम। ग्रैंड सन ऑफ निज़ाम। तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से यहाँ पे आपस में लड़ी मरी जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों एक एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नसीर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था? इन्हें कर रहे थे ब्रिटिशर सपोर्ट। और मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, ओके, ठीक है।